अजीत पवार की मौत के मामले में चौंकाने वाला बड़ा खुलासा हो गया है दोस्तों। दरअसल अजीत पवार एक ऐसा कदम उठाने वाले थे जो महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा सकता था, भूचाल ला सकता था, लेकिन उससे पहले ही उनका निधन हो गया। आखिर कौन था जिसको अजीत पवार के इस राजनीतिक कदम से परेशानी होने वाली थी? मेरे साथ भरत जी मौजूद है, तमाम अहम खुलासे आपके सामने होंगे। भरत जी, इस सियासी कदम से पहले अजीत पवार की मौत हो गई। जी देखिए, महाराष्ट्र के भीतर राजनीतिक भूचाल आने वाला था। 8 फरवरी की वो तारीख थी जिस तारीख को अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा गच्चा देने वाले थे और अपने चाचा की पार्टी में विलय करने वाले थे। कुछ न कहते हुए सबसे पहले एनसीपी गुट के जो नेता हैं एकनाथ खड़से, उन्होंने आज तक चैनल के ऊपर ये एक्सक्लूसिव बयान दिया है, आज तक पर ये बताया है, जहां से हम ये आपको दिखा रहे हैं। शरद गुट के एकनाथ खड़से का बड़ा दावा, क्या दावा उन्होंने किया है? उन्होंने कहा है एनसीपी के 2 गुटों का विलय होने वाला था, यानी कि अजीत पवार अपने चाचा की पार्टी में विलय करने वाले थे। ये जो 2 गुट बन गए थे, जो पार्टी में टूट हुई थी, वो टूट खत्म होने वाली थी। इट मींस कि शरद पवार और अजीत पवार एक साथ आने वाले थे। अजीत पवार और शरद पवार एक साथ आ जाते तो एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर मजबूत हो जाती। कैसे बताते हैं हम आपको। विलय की सभी बातें पूरी हो चुकी थी। एकनाथ खड़से बिल्कुल क्लियर कट नेशनल टीवी पर इस बात को कह रहे हैं कि दोनों गुटों का विलय होने वाला था और विलय की सभी शर्तें, सभी बातें पूरी हो चुकी थी। और ये विलय कब होना था? देखिए, ये विलय कब होना था ये भी छप चुका है। ये दोनों गुटों का 8 फरवरी को विलय होना था। शरद पवार के एनडीए में शामिल होने का भी ये दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि शरद पवार एनडीए में शामिल हो सकते थे, लेकिन 8 फरवरी को विलय होने वाला था। और शरद पवार और अजीत पवार साथ मिल जाते तो महाराष्ट्र के भीतर क्या शक्ति होती और भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या लाभ होता, क्या हानि होता, वो आगे बताएंगे। अजीत पवार को इस विलय की बातों के बीच में अजीत पवार को यह आभास होने लगा था कि उनकी मौत हो सकती है और इसीलिए अजीत पवार ने कुछ दिन पहले 4 दिन पहले ये बात कही, दिखाइए, 4 दिन पहले ये बात कही कि नियति बुलाए तो जाना पड़ता है। 4 दिन बाद प्लेन क्रैश हो गया और बारामती के कान्हेरी की सभा में का वो वीडियो वायरल हो रहा है अब, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था। अब सबसे बड़ी बात चंद्रकांत जी वो ये है कि बारामती के उस एयरपोर्ट की जिम्मेदारी संभाल कौन रहा था? अनिल अंबानी की स्वामित्व वाली रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स जो कंपनी है, वो इस एयरपोर्ट की जिम्मेदारी संभाल रहा था जहां पर यह हादसा हुआ है, बारामती के एयरपोर्ट के ऊपर। बारामती हवाई अड्डे के प्रभारी MADC शिवाजी तावड़े ने कहा कि हमने 19 अगस्त को हवाई अड्डे का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया था क्योंकि इसके प्रबंधन में कई खामियां पाई गई थीं। अनिल अंबानी वाले मसले में कई खामियां पाई गई थीं, जिसके बाद इन्होंने कहा कि हमने रिलायंस से ये अपने हाथ में ले लिया था। पिछले कुछ महीनों में अजीत पवार चाहते थे, इसका लब्बो लुआब ये है कि वो इस एयरपोर्ट को अपग्रेड करना चाहते थे। यहाँ नाइट में लैंडिंग करने की सुविधा नहीं थी, नाइट में यहाँ लैंड नहीं हो सकते थे और इन सब चीज़ को लेकर जो है ये अजीत पवार चाहते थे कि यहाँ नाइट लैंडिंग की सुविधा कराई जाए और आगे की कोई चीज़ हो। अब एक बहुत बड़ी खबर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो भी आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। जो कैप्टन सुमित कपूर हैं, सुमित कपूर को ये जहाज़ नहीं उड़ाना था। सुमित कपूर बेवड़े बताए जाते हैं। सुमित कपूर इससे पहले 2 बार जहाज़ उड़ा चुके, दारू पी के 3 साल का उनके ऊपर बैन लग चुका। जो सुमित कपूर जो इसको उड़ा रहे थे, इस जहाज को उड़ा रहे थे। कैप्टन सुमित कपूर वॉज नॉट सपोज टू फ्लाई अजीत पवार प्लेन दैट डे फ्रेंड्स। उनके दोस्तों का कहना है, ये खबर छपी है और इस खबर में कहा गया है कि वो पायलट जहाज उड़ाने वाला था ही नहीं जो पायलट उस दिन जहाज उड़ा रहा था अजीत पवार का। लास्ट मिनट ये देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की भी खबर आप देखिए, ये भी कह रहे हैं वॉज नॉट मीन टू फ्लाई दैट डे, हाउ द लास्ट मिनट चेंज टर्न फैटल फॉर कैप्टन सुमित कपूर पायलट और अजीत पवार प्लेन। अजीत पवार का जो प्लेन है वो सुमित कपूर को लास्ट मूवमेंट पर दिया। हिंदी में भी छपा है कि अजीत पवार प्लेन क्रैश में उस दिन सुमित नहीं थे पायलट। ट्रैफिक जाम ने 1 जान बचा ली और 1 जान कुर्बान हो गई, क्योंकि जो पायलट था वो कहते हैं ट्रैफिक में फंस गया। एक साथ कितनी सारी यहाँ पर आपको क्या कहते हैं इत्तेफाक होते हुए आपको दिखलाई
दे रहे हैं कि जो जिसको जहाज उड़ाना था वो जहाज उड़ाने नहीं आया, दूसरा आदमी जहाज उड़ा कर ले गया, जो जहाज उड़ा कर ले गया वो पहले भी कई बार शराब के मामले में फंस चुका है, 3 साल का उस पर बैन लग चुका था, फिर भी अजीत पवार का जहाज वो आदमी उड़ा करके लेकर के जाता है, जहां पर उतारता है वहां पर जो 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 एयरपोर्ट की फैसिलिटी थी वहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आधिकारिक तौर पर लोग थे ही नहीं। वहां एक स्कूल चलता था, फ्लाइंग स्कूल प्राइवेट, उस फ्लाइंग स्कूल के लोग वहां पर ये गाइड कर रहे थे कि आपको जहाज कैसे उतारना है, नीचे आइए। यहां पर एक बीबीसी ने रिपोर्ट की है, बहुत बड़ी रिपोर्ट की है, और उस रिपोर्ट में बीबीसी ने बताया है कि वहां पर अगर ट्रेंड लोग होते, आईटीसी के ट्रेंड लोग होते तो फिर इस जहाज को बता करके मार्गदर्शन करके कि थोड़ा दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, इतना नॉटिकल, इतना डिग्री, इतना, तो ये उतारा जा सकता था। लेकिन वहां पर पहले से ही नौसखिए मौजूद थे, स्टूडेंट टाइप के लोग मौजूद थे जो इस जहाज को उतारने में उतने मददगार साबित नहीं हुए जितने कोई प्रोफेशनल ट्रेंड कर्मचारी हो सकते थे। ये भी बीबीसी ने अपने उसमें बताया है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर जो भी मिलता है आपको ऑथेंटिक मिलता है। ये बीबीसी की रिपोर्ट है। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है, द हिंदू की हवाले से कहती है, अगर कोई अनुभवी कंट्रोलर तैनात हो नहीं है तो पायलट अपनी विजिबिलिटी के आधार पर लैंडिंग की कोशिश करता है। जिस समय हादसा हुआ उस टाइम पायलट की आंखों पर धूप भी पड़ी होगी। इस दौरान ये अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल है कि प्लेन सही डायरेक्शन में था या नहीं। कहते हैं कि आगे विजुअल अप्रोच का कोई सिस्टम ना होने पर पायलट खुद विजिबिलिटी का अंदाज़ा लगाता है तो खतरा 4 गुना अधिक हो जाता है। द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि ये हवाई पट्टी रेड बर्ड फ्लाइंग स्कूल और कारवर एविएशन को किराए पर दी गई है, जहां फ्लाइंग की ट्रेनिंग दी जाती है। इसे अनकंट्रोल्ड एयरड्रोम कहा जाता है क्योंकि यहां सामान्य एयरपोर्ट जैसी कोई सुविधाएं नहीं होती हैं। अब आप ये पट्टी देखिए, ये रही वो पट्टी, देखिए मैं आपके लिए वो पट्टी लेकर के आया हूँ। ये देखिए, ये कारवीर एविएशन है और ये प्राइवेट स्कूल है जो फ्लाइंग की ट्रेनिंग देता है। और यहाँ पर ये पट्टी बनी हुई है, आप देखिए, ये हवाई पट्टी है बारामती की, और यहाँ पर वो प्लेन जो है क्रैश होता है। आप देखिए, जहाँ पर प्लेन क्रैश होता है उस जगह को मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन ये देखिए, ये वो पट्टी है और प्लेन यहाँ पर जाकर इस दीवार में जाकर लड़ता है, यहाँ पर क्रैश हो जाता है। ये पट्टी ज़मीन से ऊंचाई पर है और यहाँ पर इस प्लेन को नीचे उतारने के लिए कोई ऐसा ट्रेंड स्टाफ नहीं था जिसकी वजह से भी ये हादसा हुआ। लेकिन इन सब इत्तफाकों के बीच में वो अपनी पार्टी का विलय करने वाले थे, वो उनका पायलट बदल गया और मौसम ख़राब होने की बात कही जा रही थी, वो झूठ निकली। विजिबिलिटी की बात कही जा रही थी, वो झूठ निकली। और इसके जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। इतना समय लगता है क्या जांच होने में? ब्लैक बॉक्स मिल गया, फिर भी वो सार्वजनिक नहीं हो रहा है। आज की तारीख में भी सामने नहीं आया कि क्या हुआ। और ये भी बात सामने निकल करके आ रही है कि ये बात तो हो गई थी कि आप लैंड कर सकते हैं, इतने इतने पर आप लैंड करिए, लेकिन लैंड करने से पहले हवाई जहाज़ गिर कैसे गया? क्योंकि ये बात भी खुलासे सामने निकल करके आ चुकी है, क्योंकि प्लेन पट्टी पर उतरकर नहीं फिसला, प्लेन हवा से ही नीचे गिर गया। तो क्या हुआ ऐसा? क्या उसके सिस्टम जाम कर दिए गए? क्या ऐसी कोई साजिश थी कि प्लेन हवा में था और उसको वहाँ पर गिरा दिया गया? एक चीज़ होती है, बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी छापा चंद्रकांत जी कि जब एटीसी से ज़मीन पर जो स्टाफ तैनात है वो ये बता देता है कि हाँ आप लैंड करिए, फलाना करिए, तो दूसरी तरफ से भी कोई जानकारी आनी चाहिए। दूसरी तरफ से पायलट ओके करता है, हाँ हूँ करता है, जिसको रिवर्ट फीडबैक ऐसा कुछ कहते हैं कि हाँ ओके, कॉपी डैट, ये फलाना ढिमकाना, ये कुछ उधर से नहीं कहा गया। जब लैंड करने की बात कही गई तो पायलट एक बार घुमा के लाता है और प्लेन उसका वहीं पर गिर जाता है। तो इसमें साजिश की बू चंद्रकांत जी आ रही है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सब इस बात को कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में जांच होनी चाहिए, क्योंकि मामला पॉलिटिकल भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मामला साजिश की तरफ भी इशारा कर रहा है। पायलट का बदल जाना, उससे पहले ये होना कि अजीत पवार की पार्टी का विलय शरद पवार की पार्टी में होना था। अजीत पवार की पार्टी का विलय अगर शरद पवार के साथ में हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार के साथ ही मिलकर सरकार चला सकती थी। पहला तो ये है। दूसरा ये कि अगर अजीत पवार विलय कर लेते तो अपनी शर्तें और बढ़ाते तो इट मीन्स कि शिंदे
शिंदे को भी अपनी शर्तें थोपने का और मौका मिलता, क्योंकि शिंदे इस सरकार में शामिल ही नहीं होना चाहते थे शुरुआत में। तो शिंदे की बार्गेनिंग पावर और ज़्यादा बढ़ सकती थी अजीत पवार के बाहर होने से, अजीत पवार के विलय करने से। तो कई सारी पॉलिटिकल सिनेरियोज बन रहे हैं जो ये दिखाते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, और कई सारे टेक्निकल सिनेरियो भी मिलकर इस बात को बता रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं कोई तो लोचा है, कोई ना कोई तो गड़बड़ है, वरना ऐसा उड़ता हुआ प्लेन जिसके बारे में शुरुआत में दसियों बातें बनाई जाती हैं, कभी खराब मौसम, कभी कोहरा, कभी ये बताया जाता है कि पट्टी पर क्रैश लैंडिंग हो गई, कभी ये, लेकिन वो कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्लेन जाता हुआ जाता है और सीधे खट से नीचे गिर जाता है, ये अब तक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और अब उसमें अनिल अंबानी की कंपनी उस एयरपोर्ट को पहले संभाल रही थी, फिर उसके बाद दे दिया गया, फिर उसके बाद उसमें रात में उतरने की फैसिलिटी नहीं थी। जब इतना नया भारत, न्यू इंडिया, फलाना ढिमकाना करते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी बड़ाई बताने के लिए जब बताती है तो कहती है हमने इतने एयरपोर्ट बनाए, हमने ये बना दिया, हमने कद्दुम तीर मार दिया। अगर आपने इतने एयरपोर्ट बना दिए तो बारामती के एयरपोर्ट पर रात में उतरने जैसी सुविधा नहीं थी। अरे ऐसी सुविधा तो लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू के समय में, हमको तो वो याद आ जाता है जब कश्मीर में राजा जय सिंह, क्या नाम था उनका, हरि सिंह ने बुलाया था मदद करने के लिए। तब जब यहाँ से अधिकारी लोग गए थे, प्लेन उतरा और रात में वहाँ से वापस लौटने थे हरि सिंह से दस्तखत करा के, तो उस समय प्लेन पर रात में उड़ने की वहाँ पर जो है वो नहीं थी, सुविधा नहीं थी। तो लोग जो है लालटेन जला करके दोनों तरफ खड़े हुए कि हाँ ये पट्टी है और यहाँ पर ऐसे उतरिए, ऐसे उड़िए। तो उस ज़माने की याद आ गई और बताते हैं, गरियाते हैं कि नेहरू को गरियाते हैं कि क्या किया नेहरू ने, क्या किया आपने। एक एयरपोर्ट जहाँ पर आपका एक डिप्टी सीएम मारा जाता है, वहाँ पर रात में उतरने और उड़ने जैसी सुविधा नहीं थी। क्या करना था आपको? दोनों तरफ वो जलने वाले गटिया ही तो लगानी थी जो लिपिड़ दिपिड़ करती हैं चंद्रकांत जी, वो तक नहीं लगाया गया इन लोगों से एयरपोर्ट की पट्टी के ऊपर। और अब तमाम सारे खुलासे हो रहे हैं, तमाम सारी बातें निकल करके आ रही हैं जो इस बात को कह रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, अजीत पवार के निधन को लेकर तमाम तरीके के सवाल हैं। आखिर 8 फरवरी को अजीत पवार जो कदम उठाने जा रहे थे और ऐन मौके पर पायलट का बदला जाना, क्या ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, संजय राउत जो सवाल उठा रहे हैं, अब अजीत पवार के निधन की गंभीरता से जांच हो जानी चाहिए ताकि पूरा सच सामने आ सके। ये चंद्रकांत जी को तस्वीरें सामने निकल करके आई हैं, दिखलाइए जरा। अजीत पवार के घर पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है, लोग सांत्वना प्रकट करने आते हैं। पार्थ पवार हैं, शायद उनके बेटे हैं अजीत पवार के, और ये अजीत पवार की पत्नी है सुनेत्रा पवार, और ये यहाँ पर इनके घर में लोग आ रहे हैं और आकर बातचीत कर रहे हैं। और एक चीज़ और है कि अब पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, कौन वित्त मंत्री बनेगा और कौन उनकी जगह पर विधायकी लड़ेगा, इन सब बातों की भी चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। और क्या अभी भी विलय की गुंजाइश बाकी है? क्या अभी भी विलय होगा? क्योंकि अभी जो एनसीपी के नेता हैं, शरद पवार वाले गुट के जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब आगे क्या होगा नहीं मालूम। एकनाथ खड़से, आगे क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन 8 तारीख को विलय होने वाला था। अब आगे की प्रक्रिया कैसे होगी उस बात को वो कह रहे हैं कि अब कैसे होगा, क्या खटाई में पड़ गया है नहीं मालूम है। तो ये बहुत कुछ रुक सा गया है अजीत पवार के मामले में, और अब पार्टी से लेकर संगठन और सरकार, बहुत से सवाल हैं जो सुनेत्रा पवार और अजीत पवार के बेटों के सामने हैं, कुछ सवाल शरद पवार के सामने भी है। तो ये अस्थिरता कैसे दूर होगी, क्या होगी नई तस्वीर, अभी इसको देखना फिलहाल बाकी है। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। नमस्कार।